हेलो क्लास 10। इस वीडियो में हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे मिरर फार्मूला का। आपको मालूम होगा कि मिरर फार्मूला होता क्या है, ठीक है। उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अगर मैं इसको मिरर फार्मूला को यहाँ पर लिखूँ तो वो होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिरर फार्मूला। तो ये हमें क्या बतलाता है? ये हमें रिलेशन बतलाता है किसके किसके बीच में, भी, यू एंड एफ। तो एक क्वेश्चन तो ये बनेगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यू, भी एंड एफ, है ना। तो उसको इस तरीके से शो आउट कर देंगे इन अ मिरर, क्योंकि लेंस में भी इसका इस्तेमाल होता है जिसको लेंस फार्मूला कहते हैं। तो मिरर में ये रिलेशन होता है, इसको दिमाग में रखना है। इसका वेरिफिकेशन ऑन टू द क्लास 10 नहीं आता है, ठीक है, लेकिन इस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल है। तो ये आया कैसे है ये मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान देते हैं, इस पूरे पिक्चर को देखिए, यही है आपका। ये बनाने आ गया आपको सही तरीके से ये पिक्चर, तो आप क्लियर कर सकते हैं कैसे। अब ध्यान देते हैं, मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे प्रूफ करना है भी, यू और एफ के बीच में एक रिलेशन सॉल्व आउट करना है। तो इसमें हम कोई भी इसमें हम ऐसा फिगर चूज करेंगे जिसमें ये सब शामिल हो जाए, ठीक है। तो पहले यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो एक ABC ट्रायंगल बन रहा है और इसके साथ साथ A', B', C भी एक ट्रायंगल बन रहा है। मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि यही दोनों ट्रायंगल क्यों? तो मान लीजिए हम ये ट्रायंगल चुनते हैं, तो इसका रिलेशन कहीं ना कहीं मुझे इधर कहीं से लेना पड़ेगा, तभी तो हमको किसी भी तरीके से P के पास पहुँच जाना है। क्योंकि जो भी डिस्टेंस होगा, चाहे वो आपका U है, चाहे वो आपका V है, चाहे वो आपका F है, वो सब कहाँ से फाइंड आउट होता है? P से। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल को चूज किया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखूँगा? इन ट्रायंगल ABC, यानी ABC एंड ट्रायंगल कौन? A', B', C। ABC में देख लीजिए और A', B', C में देख लीजिए। अच्छा चलिए, इसमें रिलेशन कैसे पता करेंगे? देखिए, यहाँ से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्या ये दोनों इक्वल है? तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं कि ACB जो है वो आपका इक्वल है किसके? A', C, B' के, यानी ACB यानी ये वाला एंगल वो इक्वल है इसके, यानी A', C, B' के। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। BAC जो होगा, ये तो आसान है। BAC जो होगा वो B', A', C के इक्वल होगा, बिकॉज ये दोनों जो है वो 90 डिग्री है मेन एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पर। यहाँ पे ये इमेज बन रहा है, तो इमेज जो होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस से 90 डिग्री का कोण बनाता है, और यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट ऐसे सीधा ही होता है ना। तो यहाँ पर ये हो गया, इतना क्लियर है। अब देखिए, दो एंगल अगर किसी ट्रायंगल में इक्वल होता है, दो अलग अलग ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है, तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है। क्या मुझे इसे समझाना पड़ेगा? सपोज मान लीजिए यहाँ पर ये दो ट्रायंगल हैं, इसमें ये 30 है, ये 30 है, ये 30 है और ये 30 है, तो दोनों इक्वल हो गया, दो हो गया। तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है। कैसे? ये 30 है तो ये कितना होगा बताइए? 120 होगा, और ये 30 है तो ये भी 120। तो दो अगर एंगल इक्वल है तो तीसरा अपने आप हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? रिमाइंडर या रिमेन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बाय रिमेन एंगल, है ना, जो बचा हुआ एंगल है उसके द्वारा। क्या लिख सकते हैं कि ABC जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा किसके? A', B', C के। क्लियर है? तो यहाँ पर एक तो ये प्राप्त हो गया, किसके द्वारा ये हुआ? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, इस नियम से ये वाला लिखा है, ठीक है। तो फर्स्ट वो, सेकंड 90 डिग्री का कोण यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एंड थर्ड रिमेनिंग एंगल से ये थर्ड हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? बाय यूजिंग, इस्तेमाल करके, किसको किसको? इक्वेशन 1, सेकंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन का इस्तेमाल करिए। और तीनों का इक्वेशन का इस्तेमाल करने के बाद जो ABC होगा वो आपका समरूप, सिमिलर हो जाएगा। समरूप डेट मीन्स सिमिलर हो जाएगा किसके? ट्रायंगल A', B', C के, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? यानी ये वाला जो ट्रायंगल है वो इस वाले ट्रायंगल के क्या हो जाएगा?
इक्वल समरूप हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर माने क्या होता है, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है, यानी दो ट्रायंगल जो देखने में एक जैसे लग रहे हो तो उन्हें सिमिलर कहा जाता है, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उनका साइज़ भी बराबर हो। अगर साइज़ भी बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर इक्वल का निशान, तो वो हो जाता है कॉन्ग्रुएंट, ये आप जानते होंगे। माने कहने का अर्थ ये है कि अगर ये एक ट्रायंगल है और यहाँ पर एक और ऐसे ट्रायंगल एक है, दोनों देखने में एक जैसा लग रहा है लेकिन साइज़ देखिए मैटर कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये अलग अलग साइज़ का है, तो ये दोनों कभी भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, सिमिलर लेकिन इसको कह सकते हैं क्योंकि देखने में कैसा लग रहा है, एक जैसा। अब आपने मैथ में ही पढ़ा होगा कि जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उनके जो साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एक प्रोपोर्शनल में होते हैं, ठीक है ना, एक समान अनुपात में होते हैं, ठीक है, एक रेशियो में होते हैं। तो अगर इसको हम दिखाना चाहें तो कैसे दिखा सकते हैं, एक हो जाएगा ए बी का किसके साथ रेशियो होगा, ए डैश बी डैश के साथ इक्वल आएगा, और ए सी का किसके साथ, ए डैश सी के साथ, और इक्वल टू एक और बच गया है बी सी का किसके साथ, बी डैश सी के साथ। अब देखते हैं कि इसमें तीनों का इस्तेमाल करेंगे कि किसी दो का इस्तेमाल करना हमें ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हम यहाँ देखते हैं तो ए बी जो है वो ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है, मतलब इसको तो मुझे लेना ही लेना है। अब बढ़ते हैं आगे, ए सी, वेयर इज़ द ए सी, अगर ध्यान से देखते हैं तो ए सी यहाँ पर है, ठीक है, और ए डैश सी यहाँ पर है, यानी ये दोनों जो है वो आपका मेन एक्सिस पर है और ज़रूरी है, ठीक है, इसलिए इसको भी लेना है। अब देखिए P से यहाँ आने में ये रास्ते में तो मिलेगा ना, ए डैश सी या ए सी मिलेगा ना, इसलिए ज़रूरी है। अब ध्यान से देखिए बी सी कहाँ पर है, बी सी ये वाला है, क्या इसकी ज़रूरत है, नहीं, तो इस वाले रेशियो को हटाइए और ये जो बाकी हैं उनको लिखिए, यानी इससे क्या हो जाएगा, आपको सिर्फ ए बी लेना है और ए डैश बी डैश और इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी बटा ए डैश सी, है ना। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। क्या इससे काम हो जाएगा, देखिए यहीं तक हम पहुँचे हैं ना, यहाँ से ऐसे, यहाँ से हमको यहाँ पहुँचना है, तो ये दो ट्रायंगल से काम नहीं चलेगा। आप चलते हैं, यहाँ पर भी दो ट्रायंगल हमको दिख रहा है पिक्चर में, पिक्चर को ध्यान से देखते रहिए तो समझ में ज़्यादा आएगा। इस पिक्चर में दो ट्रायंगल और है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो उन दोनों ट्रायंगल को लेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, नाउ ट्रायंगल हम चूज करेंगे इस बार दूसरा, कौन कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एन क्यू एफ एंड ट्रायंगल एन क्यू एफ, और उसके सामने यहाँ पर ये कौन कौन सा है, ए डैश बी डैश एफ, ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ। तो जैसे ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया था तो ये भी इसके कॉन्ग्रुएंट होगा ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एन क्यू एफ जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं सॉरी, सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ के, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट का आदत ज़्यादा पड़ गया इसलिए बार बार आ जा रहा है दिमाग में, तो इतना क्लियर हो गया। अब देखिए जैसे ये यहाँ पर सिमिलर था तो सेम रेशियो में आपको यहाँ पर दिखाया गया है प्रोपोर्शनल में, तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अगर सेम प्रोपोर्शन में है तो वो क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, एन क्यू बटा ए डैश बी डैश लिख सकते हैं, एन क्यू बटा ए डैश बी डैश, और उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे किसका निशान, क्यू एफ का किसके साथ, ए डैश एफ के साथ। अब जैसे ही मैं ये लिखूँ यहाँ पर पहुँच जाइए और चेक करिए एन क्यू क्या है, देखिए ध्यान से एन क्यू यहाँ पर है, यानी अब बोलिएगा सर एन क्यू क्यों लिखा है आपने, तो ये मैं आपको बताऊंगा, एन क्यू का रिलेशन पोल के साथ है इसलिए एन क्यू लिखा गया है। फिर ए डैश बी डैश कहाँ पर है, ए डैश बी डैश इमेज को दिखा रहा है, यानी ये भी ज़रूरी है। क्यू एफ कहाँ पर है, क्यू एफ अगर ध्यान से देखें क्यू एफ यहाँ से यहाँ है, और मैंने बताया कि पोल का इस क्यू के साथ एक रिलेशन है, जो आप जान जाइएगा तो पता चलेगा क्यू एफ भी ज़रूरी है। तो ये एक हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पर एन क्यू जो है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए एन क्यू जो है वो ए बी के सामने है, तो हम यहाँ पे एन क्यू के जगह पे ए बी लिख सकते हैं। तो देखिए एन क्यू के जगह पे मैंने क्या लिख दिया, ए बी, और नीचे ए डैश बी डैश तो पहले से है, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका क्यू एफ और बटा हो जाएगा ए डैश एफ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखने की कोशिश करिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए तो दोनों का LHS बराबर हो गया, ए बी डैश ए बी बटा ए बी डैश और ए बी बटा ए डैश बी डैश हो गया, तो ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा।
तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AC बटा A डैश C है ना इज इक्वल टू QF बटा A डैश F। ठीक है, QF बटा A डैश F। अब मन में आ रहा होगा कि सर QF का क्या है रिलेशन, ये QF तो मतलब दिक्कत है ना, हमको पोल से सारी दुनिया मापनी है। अब ध्यान से समझिए, वहाँ से वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है और ये बहुत बड़ा मिरर का एक पार्ट है, तो यहाँ से जब डाल रहा है ना यहाँ पे, तो ये जो दूरी होती है बहुत ही मिनिमम होती है। आपने, मैं जब F बराबर बाई 2 प्रूफ कर रहा था उसमें बताया था, तो यहाँ पर ये दूरी इतनी मिनिमम है, मतलब P और Q एकदम आसपास है। अगर P और Q आसपास हैं तो यहाँ पर हम AC बटा A डैश C बराबर, हम इसको PF नहीं लिख सकते हैं, बताइए जल्दी। तो PF बटा क्या हो जाएगा आपका A डैश F। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसको समझिए, मेन यही चीज़ है कि QF को मैंने PF क्यों किया, क्यों, क्योंकि P और Q के बीच की दूरी क्या है, ना के बराबर है, बहुत ही नगण्य है। बात क्लियर हो गई आपकी। अब क्या करना है, ये जो मुझे मिला है यहाँ पर, इसको मुझे इक्वेशन के रूप में दिखाना है और इन सब को इसमें आपको कर देना है V U और F के रूप में आपको क्लियर। जैसे देखिए हम समझाते हैं आपको। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा AC बटा A डैश C और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PF बटा A डैश F। मान लीजिए सपोज मैंने ये लिख लिया है, लेकिन मैं जब AC को यहाँ पे आइडेंटिफाई करूँगा, AC कहाँ पर है, AC यहाँ पर है, तो ये AC का रिलेशन हमको P के साथ बन रहा है नहीं। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ध्यान से देखिएगा, AC को मैं ऐसे लिख सकता हूँ PA माइनस PC। ध्यान से देखिए, क्योंकि मुझे AC लिखने से कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी भी तरीके से भी लाना है, U लाना है, F और सबको पोल से नापना है। तो मैं AC को नहीं लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ PA माइनस क्या लिखूँगा PC। हो गया, दोनों को पोल से रिलेट कर दिया मैंने। अब बढ़ते हैं आगे। अब A डैश C है, A डैश C को क्या लिख सकते हैं, खुद दिमाग लगाइए। PC माइनस PA डैश लिखा सकता है, तो बिल्कुल लिखा सकता है PC माइनस PA डैश। अब बढ़ते हैं आगे। PF में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फोकल लेंथ है, तो PF को वैसे ही छोड़ दीजिए। तो जो भी नहीं है उस P से रिलेटेड डायरेक्ट, तो उसको P से रिलेट कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए A डैश F है, A डैश F कहाँ पे है भैया, देखो यहाँ पर A डैश F यहाँ पर है, इसको हम PA डैश माइनस PF कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा PA डैश माइनस PF। ठीक है ना। अब ये जितना भी यहाँ पर आपको इक्वेशन दिख रहा है, इस सब को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। मेन यानी हम सभी जानते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U से, इमेज डिस्टेंस को V से, फोकल लेंथ को F से डिनोट करते हैं। तो PA जो है वो क्या है एक्चुअल में, बताइए। PA जो है वो है आपका, देखिए यहाँ पे P है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और आपने साइन देख लीजिए फिर से, पिक्चर अभी दिख नहीं रहा होगा। P से लेकर A तक PA यही होता है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है क्या, ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। और साइन कन्वेंशन में अभी आपने पढ़ा कि इसमें जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो माइनस में होता है। तो मैं यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करूँगा PA के जगह पे, तो माइनस U लिख सकता हूँ, माइनस U के बाद माइनस है। PC जो है वो ध्यान से देखिए, PC कहाँ पर है, P और C। PC क्या है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के जगह पे मतलब क्या लिखाता है, R ही ना लिखाता है। लेकिन R लिखेंगे तो दिक्कत ना हो जाएगा, क्योंकि मुझे R तो लाना नहीं है इस इक्वेशन में। देखिए कहीं पे R है नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं PC के जगह पे, हम लिख सकते हैं 2F होगा। देखिए आपने वो पढ़ा है ना, रेडियस जो अति डायमीटर रेडियस का दुगुना होता है, जस्ट यहाँ पर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ का दुगुना होता है। मैंने प्रूफ किया है ना, तो ये 2F हो जाएगा। लेकिन ये भी निगेटिव होता है किसमें, कॉनकेव में, क्योंकि इसका फोकल लेंथ इधर ही होता है, तो ये भी निगेटिव होगा, तो माइनस साइन दे दीजिए। और ये हो गया क्लियर। अब नीचे आ जाइए। PC जो है वो क्या है आपका, अभी आपने देखा PC जो है वो क्या है आपका -2F है। PC की जगह मैंने क्या रखा है, -2F, तो -2F रख दीजिए। अब माइनस PA डैश जो है वो क्या है, PA डैश आप देख लीजिए, PA डैश कहाँ पे है, PA डैश ये है, PA डैश क्या है, V है, और इधर ही नापना है, तो लगभग सब निगेटिव ही है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, -V हो जाएगा। और इज इक्वल टू PF, देखिए PF क्या होगा, PF इधर ही होगा, तो ये हो जाएगा -F। और PA डैश के जगह माइनस भी लिखा है, तो इसके जगह भी क्या होगा, -V। और माइनस, ध्यान से देखिए, माइनस, और ये PF है, और PF जो है वो क्या है आपका माइनस में ही है, तो ये हो जाएगा आपका -F। ठीक है, बस इसको सोल्यूशन कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा। मतलब उतना आसानी से भी नहीं आएगा, लेकिन देखते हैं इसको करके। तो ध्यान से देखिए, अगर आप इसको अच्छे तरीके से इसी पेज में अगर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। देखिए ये -U, ठीक है, एक ही पेज में हो जाएगा मतलब, और ये प्लस हो जाएगा 2F,
नीचे निशान लगा लीजिए, -2f, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस भी, और फिर इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से ये हो जाएगा आपका -f, और नीचे क्या हो जाएगा बताइए जल्दी, -भी, और ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा आपका f। ठीक है, अगर इसको आप क्रॉस गुणा करिएगा, ठीक है, जैसे ही आप इसको क्रॉस गुणा करिएगा, मतलब इससे इसको और इससे इसको, तो आपका जो टोटल वैल्यू आएगा कट के वो आ जाएगा u भी माइनस uf बराबर vf, यही आपका आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, क्या मुझे यही लाना था? नहीं, मुझे प्रूफ तो दूसरा कुछ करना है, यानी मुझे नीचे है ना 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f के फॉर्म में लाना है इसको। तो इसको लाने का एक ही तरीका है, आप इन तीनों का एलसीएम निकाल दीजिए। अगर इन तीनों का एलसीएम निकालिएगा तो आपका आ जाएगा u/v/f। हम समझते हैं, जानते हैं कि इक्वेशन में दोनों तरफ अगर आप सेम चीज़ से डिवाइड करते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हम इसके एलसीएम से इसको डिवाइड कर देते हैं, सबको हम u/v/f से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए u भी कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1/f, माइनस uf कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/v, और इज इक्वल टू यहाँ पर vf कट जाएगा तो 1/u हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप अरेंज कर लीजिए, तो कैसे हो जाएगा देखिए ध्यान से, 1/u इधर है, मान लीजिए मैंने लिख दिया, इधर -1/v है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस में 1/v हो जाएगा, और इज इक्वल टू इधर क्या बच गया 1/f, और यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, प्रूव्ड। तो मैं आशा करता हूँ क्लास 10 की ये आपको प्रूविंग समझ में आया होगा, अगर आया है तो लाइक वगैरह कर दें। तो धन्यवाद।